हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉल कलानिति की बुक व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर, यानी कि जब सांस हवा बन जाती है। ये स्टोरी है एक डॉक्टर की जिन्हें ट्यूमर हो गया था। तो डॉक्टर कहते हैं मैंने अपना रिपोर्ट देखा, ट्यूमर सारे फेफड़ों में फैल चुका था और स्पाइनल कॉर्ड भी बुरी हालत हो गई थी। लीवर का एक लुक पूरी तरह खराब हो गया था। जाहिर था कि कैंसर ने पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लिया था। मैं अपने न्यूरो सर्जन की पढ़ाई के आखिरी साल में था। पिछले 6 सालों से मैं इसी तरह के स्केल चेक और अपनी नसों को ठीक करने का काम करता था, मगर आज मैं किसी मरीज का नहीं अपना ही सिटी स्कैन देख रहा था। मेरी बीबी उसी समय मेरे साथ थी। मैंने डॉक्टर का सफ़ेद कोट उतारा और मरीज का गाउन पहन रखा था। मैंने सिटी स्कैन को गौर से देखा, शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने शरीर पे बदलाव महसूस किया। अचानक से मेरा वजन घटने लगा और कमर में भी भयंकर दर्द हो रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था। मैं अभी 35 का ही था और इस उम्र में इन सब बातों का एक ही हो सकता था कि ये सब कैंसर के ही लक्षण हैं। एक्सरे रिजल्ट मेरे सामने थे। इनमें से साफ साफ लिख रहा था कि मेरी बीमारी का पता चल रहा था। कमर का दर्द दूर करने के लिए मैंने एक मेडिसिन दी। शायद ज़्यादा काम करने की वजह से ये सब लक्षण दिख रहा होगा। मैं वापस अपने काम पे चला गया। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर था। मेरे पास ग्रेजुएशन तक में बस 1 साल था। कई सारे यूनिवर्सिटी में से मुझे जॉब ऑफर मिल रहे थे। अभी मेरे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा था, मगर कुछ ही हफ्तों बाद मुझे छाती में जानलेवा दर्द हुआ। मेरा वजन 80 केजी से घट के 65 केजी हो गया। खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि मुझे कैंसर था। फिर भी मैंने लूसी से कुछ नहीं छुपाया। हमारे रिश्ते में पहले से ही खटास थी। उसे लगता था कि मैं उसे वक्त नहीं देता हूँ। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती थी। लूसी हम और मैं कई दिनों तक एक दूसरे से बात ही नहीं कर। मुझे हमेशा लगता था कि एक बार रेसिडेंसी पूरी हो जाए तो मेरे और लूसी के बीच सब ठीक हो जाएगा। अगले 36 घंटे तक मैं ऑपरेशन रूम में था। मेरे सामने एनेस्थीसिया और बाईपास जैसे मुश्किल चीज़ें आ रही थी। 1 मिनट का भी आराम नहीं था। उसके बाद मैंने और एक एक्सरे किया। कुछ दिन बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे चेस्ट का रिपोर्ट साफ दिख रहा था। वो बहुत धुंधले आए थे और इस बात का साफ मतलब था कि मुझे कैंसर था। मैं लूसी के साथ घर पे बैठा था। मैंने उसे सारी बात बता दी, मगर उसने मेरे कंधे पे सर रख करके बोला। बस उसी टाइम पे हमारी शादी करवाहट दूर हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। उसने आंसर दिया। मैंने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया कि क्या वो मुझे एडमिट करेगा। किसी पेशेंट की तरह मैंने भी प्लास्टिक का गाउन पहन लिया और मैं उसी कमरे में एडमिट हुआ जहाँ पे पिछले 6 सालों में जहाँ कितने ही मरीजों का इलाज करता था। रुको मत जब तक सांस है। लूसी और मैं हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हुए रोए जा रहे थे। हम अभी भी उसी सिटी स्कैन को देख के रोए जा रहे थे। उसने कहा था कि वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर मैंने उससे कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद में वो अकेले रह जाए। इतने सालों तक मैं पूरे जी जानों तक मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए लगा हुआ था, मगर इन सब का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर मैं डॉक्टर ना बना होता तो मैं न जाने क्या बनता। आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि मौत के मुंह में जाते हुए मरीजों को कैसा लगता होगा। मुझे सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गायकोलॉजिस्ट हेमा से मिलना था, जो कि देश की सबसे मशहूर लंग कैंसर डॉक्टर थी। मेरे माता पिता और भाई भी आ गए थे और उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी बीमारी का पता चल के। आप सबके लिए मुझे दुख हो रहा है। उसने लाइब्रेरी से सैंपल का टेस्ट करवाया और उसने मुझे जो ट्रीटमेंट देने वाला है वो सब रिजल्ट के ऊपर में था। मैंने उससे पूछा कि मेरे पास कितना वक्त बचा है। उसने बताने से मना कर दिया। फिर एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पूरा हक था। मैंने एमा से कहा, मगर एमा ने कहा हम बाद में कुछ और बात करते, थेरेपी की बात करते हैं। हम तुम्हारे ठीक होने के बाद काम पे वापस जाने की बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हारी कीमोथेरेपी की मेडिसिन बदली जा सकती है। एक सर्जन होने के नाते मुझे ये पता था कि दवाइयों का नर्वस सिस्टम पे असर नहीं होना चाहिए, जिससे उसके बदले मुझे कार्बो सिस्टम दिया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि वापस काम पे ये क्या बोल रही है, क्या वो सपने में बोल रही है। एमा का कार छोड़ करके चली गई। 2 दिन बाद फिर उससे मुझे मिलना था। मुझे एमा ने बताया कि 2 रास्ते हैं मेरे पास में। पहला तो कीमोथेरेपी, जो कि आम ट्रीटमेंट होता है और ज़्यादातर माहौल में किया जाता है। इसमें कैंसर के डेड सेल को ख़त्म किया जाता है और उसके साथ ही शरीर के हेल्दी सेल भी निशाना बनते हैं, जैसे बोन मैरो, आंतों और बालों की डेड सेल और बाकी जगह। दूसरा तरीका होता है नई डेवलप हुई थेरेपी, जिसमें से मॉलिक्यूल लेवल पर ही कैंसर के सेल को मात दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि मेरे शरीर में EDFR कैंसर मेजिशन होगा तो मुझे चार्सिवा नाम की मेडिसिन दी जाएगी।
कीमोथेरेपी भी नहीं करानी पड़ेगी। एमा को यकीन था कि मैं अपने सर्जन की ड्यूटी पे वापस आ सकता हूँ। उसने एक्सेसप्लाटिन की जगह कार्बोप्लाटिन का मेडिसिन दिया और कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे पता था कि कीमो तो वो तो बताएगी नहीं। तो फिर मैंने अपनी तरीके से रिसर्च करने का तरीका किया कि ये जानने के लिए कि मैं कितने दिन तक बच सकता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जब से मुझे EDFR वाली ट्रीटमेंट का पता चला तो मुझे लगा कि मेरे बचने की उम्मीद ज़्यादा है। लूसी और मैंने तय किया था कि मेरी रेसिडेंसी पूरी हो जाने के बाद में हम बच्चे पैदा करेंगे, मगर अब मुझे खुद ही पता नहीं है कि मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा, और इसके बारे में सोचना ही बेईमानी है। और दूसरे दिन हम लोग फिर एक रेसिडेंट सर्जन होने के नाते मैंने बहुत बार अपने मरीजों को उनके पेरेंट्स को दिलासा देने के लिए कोशिश करते थे। मगर 94 साल का कोई बुजुर्ग अगर उसे इस बीमारी से जूझ रहा होगा तो कोई बात नहीं, मगर एक 36 साल का इंसान अगर इस बीमारी में जूझ रहा होगा तो समझ नहीं आता कि उस समय क्या बोले। ऐसे में क्या दिलासा दिया जाए कुछ समझ में ही नहीं आता। तो अब मुझे पता चला कि अब मुझे कीमो की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे टारसीमा की छोटी सी गोली लेने की ज़रूरत है। ये सुन के मुझे मेरी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। अगले हफ्ते से मैंने अपने खाने की खुराक बढ़ा दी। अब मेरा खुराक बढ़ने लगा और मेरे चेहरे पे एक फुंसी निकल गई, जिसे पता चला कि एक टारसीमा जो नाम मेडिसिन में ले रहा था उसका वो काम कर रहा था। लूसी मेरे चेहरे को देख करके बोली, तुम्हारा पूरा चेहरा भी अगर फोड़े फुंसी से भर जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर भी प्यार करूँगी। क्यों मैं अपनी इस बीमारी को दो तरीके से देख रहा था, एक डॉक्टर और एक मरीज की तरफ से। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि एक सच का सामना कैसे किया जाए। मुझे इस बीमारी के बारे में सब पता था, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसको कैसे मेडिकल केयर करनी रहती है। आजकल लंग कैंसर ऐसा है कि जैसे 80 के दशक में एड्स था, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, मगर इसके इलाज की बहुत नई नई टेक्निक आ गई है। जी डिफरेंट स्टेज होते हैं जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बस यही सोच रहा था कि क्या लूसी और मुझे एक बच्चे को जन्म देना चाहिए, मगर बच्चा हो भी गया तो उसे पालेंगे कैसे, जबकि मेरे खुद की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या मेरा करियर आगे चलेगा, क्या मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरे पास में वक्त ही नहीं है जब, और मौत तो मुझे हर हाल में आनी ही है, मगर उससे पहले बच्ची की ज़िंदगी को भरपूर कैसे जिया जाए। मैं ठीक होकर के मैं काम पे जा पाऊँगा कि नहीं, मुझे डाउट था, मगर फिर भी मुझे मेरी जीने की चाहत थी। अब लगभग हर दिन मेरी फिजियोथेरेपी होती थी। बहुत मुश्किल थी ये घड़ी, जब आप खुद एक डॉक्टर होते हो, आपको बीमार होने का मतलब अच्छी तरह आता है। जब आप बीमार नहीं होते हो तब तक आप नहीं समझ सकती। ये ऐसे ही जैसे कोई बच्चे को पालना और प्यार करना। जब मैं IV मेडिसिन लेने लगा तो मेरी ज़बान नमकीन हो जाते थे, और थेरेपी के दौरान थोड़ी सी मैं वज़न उठाने की कोशिश करता था। मैं ज़्यादा कोई वज़न नहीं उठाते था, फिर भी मेरी जान निकल जाती थी। मैं थक कर चिड़चिड़ा होने लगता था, दिमाग चल रहा था मगर शरीर बहुत कमज़ोर हो रहा था। मुझे लगता था जैसे कि मैं कोई और इंसान हूँ, जैसे मैं कभी मैराथन दौड़ा करता था, मगर अब मेरी जानलेवा कमर दर्द, मुझे बहुत प्रॉब्लम और उल्टी सा महसूस होना, सर घूमना, ये सब मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देता था। ये बीमारी मुझे कुछ और ही बना रही थी। एक दिन मैं हिम्मत जुटा करके फिजिकल थेरेपी के लिए तैयार होता। मैंने अपने रूटीन में वेब्स और मिनट्स और वेट शामिल कर लिया था। जब तक उल्टी ना लगे तब तक करता रहता था। जब हम सो रहे थे लूसी ने पूछा कि हमने फिर ये बीमारी को जूझते हुए भी हमने बच्चे के बारे में सोचा कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो लूसी इस बच्चे को कैसे पालेगी, क्योंकि मेरे बिना लूसी को बेबी को पालना बहुत मुश्किल होगा। मगर वो मौत ही क्या जो आसान हो, मगर हमने जान लिया था कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही मौत है। हाँ, इसे बचा नहीं जा सकता। हमारा बच्चा होगा, हमारे रिश्ते को एक नई पहचान मिलेगी। हमने अपना ये फैसला, दोनों ने मिल के अपना ये फैसला अपने परिवार वालों को बताया, और हम लोगों ने IVF का यूज किया। चार्जिवा का मेरे पे कितना असर हो रहा है ये जानने के लिए मेरा और एक CT स्कैन हुआ। मुझे गोली लेते हुए 6 हफ्ते हो चुके थे। पहले वाले CT स्कैन से मेरे बहुत सारे ट्यूमर्स थे, मगर ये नए वाले CT स्कैन से पता चला कि बस एक ही ट्यूमर है। मेरी स्पाइन भी ठीक हो रही थी, उनमें वाकई में चार्जिवा का असर हो रहा था। मुझे जान के बहुत सुकून मिला। मेरा कैंसर अब स्टेबल था। अब मैं आगे क्या करूँ, साइंटिस्ट बनूँ, राइटर बनूँ, या टीचर, या फिर पहले की तरह एक न्यूरोसर्जन जैसा एमा बोलते थे, या फिर स्टे एट होम फादर। कैंसर ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। अब मुझे सही में लगता है कि मेरे मरीज कैसा महसूस करते होंगे, मौत को फेस करना कैसा होता होगा, ये मैं नहीं जानता था। कितना मुश्किल, कितना पागल करने वाला। मेरा फ्यूचर हमेशा ही अंधेरे में है। मैं चाह करके मौत की परछाई मेरे सर पे बनी रहेगी। एक दिन मेरा पूरा बदन दर्द से उमड़ उठा था। अब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मगर मैं जैसे तैसे बिस्तर से उठा। एक कदम उठाया, फिर दूसरा। मैंने खुद को ही दिलासा दिया कि जो भी होगा मुझे जिंदा रहना है।
और उस पर मैंने तय किया कि मुझे न्यूरो सर्जन की ड्यूटी पे वापस जाऊंगा और फिर से मैं ऑपरेशन थिएटर पे काम करना चाहता हूँ। भले मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। तभी मैंने ये सोचा कि अगर मैं मौत की कगार पे खड़ा हूँ तो फिर भी जब तक मौत नहीं आती तब तक मैं अपने काम करूँगा। मैंने ऑपरेशन थिएटर पे जाने की तैयारी की। मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि आखिर मैं इस काबिल तो रहूँ कि मुझे छोटे मोटे बर्तन उठा सकूँ, वजन उठा सकूँ। मेरा और एक सिटी स्कैन हुआ जब ट्यूमर बता था। अब जो ट्यूमर था वो अब पहले से और छोटा हो गया है और अगर इसी तरह ये छोटा होता रहेगा तो मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा, ये एमा ने बताया। एमा का एक मरीज 7 सालों तक चारसीवा लेता रहा और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर को कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। एक और रेसिडेंट डॉक्टर मुझे ऑपरेशन में सजेस्ट करता था, असिस्ट करता था। मैं हर दिन एक ही केस मुझे कंप्लीट करना था और मैं जब चाहे तब उपलब्ध नहीं होऊंगा और ना ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर काम करूंगा। मेरे पहले ऑपरेशन थिएटर पे मुझे एपिलेप्सी मिले। मुझे मरीज के ब्रेन से टेम्पोरल कैंपस निकालना रहता था। कुल मिला के ये ऑपरेशन सफल हुआ। कुछ हफ्तों बाद ही मैंने खुद को पहले से ही ताकतवर महसूस किया। मेरी टेक्निक और फ्लुएंसी बेहतर हो रही थी। मेरे मसल्स में बेहतर काम हो रहा था। मैंने कुछ और केस हाथ में लिया। 1 महीने बाद मेरे पास भरपूर काम था। जब मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मेरा बदन दर्द से थक जाता। साथ ही मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। मुझे दिन भर में बहुत काम रहता था, इसलिए मैं एंटी एफ्रिन की दवाइयाँ लेता था, यानी दर्द की दवाई। यानी ये दवाइयाँ ऑपरेशन। इसी सब के दौरान लूसी हमारे पहले बच्चे की माँ बनने वाली थी। ग्रेजुएशन का वक्त नज़दीक आ रहा था और मेरा सर्टन साइंटिस्ट के लिए एक इंटरव्यू होना था। मुझे बहुत अच्छा ऑफर आया था, सैलरी अच्छी मिल रही थी और रिसर्च के लिए फंडिंग भी मिल रही थी। वहाँ का माहौल भी खुशनुमा था और साथ ही लूसी का भी जॉब में हो गया था। मगर ये सब एक ख्वाब की तरह था। मेरा कैंसर समीकरण कुछ और कह रहा था। कुछ दिनों से मैंने खुद को अपने पुराने अवतार में पाया। मैं खुद से इनकार करने लगा था कि मुझे कैंसर हो गया था। काम पर लौटे हुए मुझे 7 महीने हो गए था। अब मेरा और एक लास्ट सिटी स्कैन था ग्रेजुएशन और बाप बनने से पहले। रिजल्ट देखने से पहले मैंने अपने सारे काम निपटा दिए। मैंने रात के 8 बजे अपना कैंसर रिपोर्ट देखा। पुराना ट्यूमर वैसा ही था, कुछ भी नया नहीं था। फिर मैंने और कंसंट्रेट किया तो मुझे कुछ नज़र आया कि मेरे दाएं लंग्स पे एक बड़ा सा ट्यूमर फैला हुआ है, जो पहले वाले स्कैन में उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर अभी उभर के आ रहा था। और अभी लग रहा था कि मुझे कीमोथेरेपी, बायोप्सी और बाकी सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। और मुझे पता था कि इस बार ट्रीटमेंट पहले से भी बहुत मुश्किल होने वाला है। ये गुरुवार का दिन था। मैंने अपना आखिरी ऑपरेशन को निपटाया, उसके बाद सारी चीज़ें समेटी और फिर मैं रो पड़ा। और घर पहुँचकर मैंने अपना सफ़ेद कोड और आईडी को निकाला और अपने साथी को कॉल करके बताया कि मैं सोमवार से काम पे नहीं आ पाऊँगा और शायद मैं कभी भी काम पे ना आ पाऊँ। फिर मुझे बुरे सपने आ रहे थे कि एक ना एक दिन ये होगा। उसने मेरे फ्रेंड ने कहा, पर तुमने अभी तक कैसे संभाला मुझे नहीं पता। इस दौरान जब हम लोग को नेक्स्ट डे हॉस्पिटल भी जाना था, लूसी और मेरी फैमिली साथ थी। हर 3 हफ्ते में मुझे एक मेडिसिन दिया जाता। इसके नतीजे मुझे नेक्स्ट डे पे मिलते। मुझे अपनी हड्डियों पे कमजोरी लगती। मुझे खाने का भी मन नहीं करता, मेरी भूख मर गई थी और मैं अपनी टीवी पे ही सारा दिन गुजरता। मुझे ज़बरदस्ती खाना दिया जाता। शनिवार को मेरी ग्रेजुएशन समरी होनी थी। मैं तैयार हो रहा था कि मुझे उल्टी हुई रही और ये अक्सर होता था, बट आज ये कुछ अलग था क्योंकि मेरी उल्टी का रंग हरा था और मुझे डायरिया भी हो गया उसी टाइम पे। तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मुझे हाइड्रेट रखना था। मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मेरा गला सूख गया था और ना ही भूख लगती थी और कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं बार बार बेहोश होता था। कितनी स्पेशल डॉक्टर्स मुझे चेक करते थे। लूसी अब 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो मेरे पास थी। जब वे सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो मुझे डिस्चार्ज कर गया। मेरा वजन फिर से एक छोटे बच्चे का था, जो कि 8वीं क्लास में एक बच्चे का रहता है। मैं एक चलता फिरता एक्सरे लग रहा था। मुझे अपना सर उठाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। मैं दोनों हाथ लगाता तब जाके पानी का गिलास उठा पाता। एमा के साथ मेरी अगली अपॉइंटमेंट में मेरी माँ मेरे पास थी। मेरा पहले का इलाज, मेरी दवाई कार्ड से कामयाब नहीं हो पाई और दूसरी
इलाज मेरी जान ले रही थी। मैं अपनी कीमोथेरेपी के लिए ट्राई कर सकता था, मगर पहले डॉक्टर ने बोला कि पहले रिकवर हो जा, मुझे खुद को मजबूत बनाना है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास अभी 5 साल है। अभी एमा को बात करने के बाद मुझे लूसी का फ़ोन आया कि मेरी बीवी को लेबर पेन हो गया। जब लूसी को बच्चे हो रहे थे तो मेरे पिता मुझे व्हील चेयर में धक्का देते हुए हम डिलीवरी रूम में पहुंचे, और वहाँ पे मैं कंबल से ढका हुआ था और नर्स ने मुझे बच्चा होने के बाद में उसे हाथ में पकड़ाया, और मैंने अपने बच्चे को दुनिया में आते हुए देखा। नर्स ने मुझे कहा आपकी बेटी के बाल बिल्कुल आपके जैसे है। रात के 2 बजे, ये 4 जुलाई का दिन था, नर्स ने मुझे मैंने अपने बेबी को अपने हाथ में लिया और मैंने बेबी की अपनी पहली हंसी सुनी, और ये सब देख कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लूसी अभी आपसे कुछ कहना चाहती है। अब लूसी की बात है तो कह रही उनकी बेबी 8 महीने की थी जब पॉल की मौत हुई। जब पॉल की ट्रीटमेंट फेल हुई तो उस टाइम तक में कैरी यानी उनकी बेटी 5 महीने की हो चुकी थी, और पॉल पहले से और भी कमज़ोर हो चुका था। अपने दुख को बुला करके हम कोशिश करते थे कि उसके सामने हंसते फिरते मुस्कुराते रहे। उसने अपने आखिरी समय में ये किताब लिखी थी। फरवरी में उसकी आखिरी टैंक लगी, उसकी खुराक बहुत ही कम हो गए थे। उसे हमेशा उल्टी होती थी। उसके एमआरआई और उसके सीटी स्कैन में कैंसर उसके पूरे लंग्स में फैला हुआ दिख रहा था, और ट्यूमर उसके दिमाग में भी फैल चुका था। एक न्यूरो सर्जन होने के नाते पॉल को इसका मतलब पता था, और उसने मान लिया था कि वो जल्द ही मरने वाला, मगर उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी मानसिक हालत ना बिगड़ जाए। हम एमा के साथ मिलकर कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग तब तक कमजोर ना पड़े जब तक कैंसर उसके शरीर को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देता। उसे मौत से पहले आखिरी शनिवार को उसका पॉल का पूरा परिवार हमारे साथ था। हम अब पॉल के साथ लिविंग रूम में बैठे हुए थे। केडी पॉल की गोद में थी और उसे कुछ गा करके सुना रहा था, और वो मुस्कुरा रही थी। आने वाले रविवार को हमने चर्च जाने की सोची, और उसके बाद हम कैडी को पार्क में घुमाना चाहते थे, मगर सुबह में जब उठी तो मैंने देखा कि पॉल बुखार से तप रहा था। हम उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। उसे निमोनिया हुआ था, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे सांस लेने के लिए बाईपैप लगाया गया। उसे अटेंड करने वाले डॉक्टर ने बोला कि पॉल को वेंटिलेटर और इंट्यूबेशन में रखा जाएगा ताकि उसे सांस लेने में आसानी होगी, मगर इस मदद के बजाय पॉल ने कंफर्ट केयर चुना। उसने कहा कि अगर मैं ऐसे बच भी जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बेहतर कर पाऊंगा। हमने डॉक्टर से साफ कह दिया कि पॉल किसी भी तरह के तामझाम से गुजरना नहीं चाहता था। सच तो ये था कि हमारे हाथ से वक्त गुजरते जा रहा था और पॉल अब घर जाना चाहता, मगर हम उसकी नाजुक हालत को देख करके घर उसे नहीं ले जाना। हमारे दोस्त केडी को वहीं ले आ गए थे। वो पॉल के साथ में खेलती रही, मुस्कुराती रही और अटकलियाँ करती रही। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की आखिरी स्टेज होने की वजह से उसे निमोनिया हुआ था। मैं पॉल के करीब गई, उसने अपना मास्क निकाला और धीरे से कहा मैं तैयार हूँ। उसका मतलब था कि वो ब्रीदिंग मशीन को ऑफ करने के लिए तैयार है, वो मॉर्फिन लेने के लिए तैयार है, वो अब मरने के लिए तैयार है। हम सब पॉल के करीब आ गए थे, उसके फ्रेंड्स दोनों भाई और मैं और केडी। उसने कहा कि हम उसे बहुत प्यार करते, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हमसे गुजारिश की उसके जाने के बाद हम उसकी किताब पब्लिश करवाए। एक आखिरी बार पॉल ने कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मॉर्फिन पॉल की नसों में दौड़ने लगी और उसका मॉनिटर और मास्क पहले उतारे जा चुके थे। उसने अपनी आंखें बंद की थी और वो बेहोशी में चला गया था। हम पूरे 9 घंटे तक उसके पास में रहे, रोती हुई आंखों के साथ उसे चुटकुले और किस्से सुनाते हुए। जब शाम हो आई तो पॉल की सांसें धीमी हो चली थी। मैंने उससे और केडी के लिए एक लोरी गाई। रात के 9 बजते बजते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, उसके होंठ खुले हुए थे, उसका शरीर शांत पड़ चुका था और पॉल ने अपनी आखिरी सांसें ली। पॉल अपनी कहानी सारी दुनिया को सुनाना चाहता था और जहाँ भी जाता अपना लैपटॉप साथ रखता। हालांकि कैंसर की वजह से उसकी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, लेकिन अपने कहानी से वो अपने रीडर को यही संदेश देना चाहता था कि जब तक जियो खुलकर जियो, जीने का कोई मकसद ढूंढो, ऐसी ज़िंदगी जियो कि जो कि मायने रखती है, फिर चाहे तुम मौत से भी क्यों न लड़ रहे होगे। तो